हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 12 में। तो बेटा आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एक अलग चीज हो गई। हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन पढ़ा था। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक पार्ट से मतलब किसी सरफेस पे अगर लाइट को गिराई जाती है तो वहां से रिफ्लेक्ट करती है उसी मीडियम के अंदर, सेम मीडियम में। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है और इसके कारण लाइट बैंड कर जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके कारण लाइट बैंड कर जाती है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंट, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल मुद्दे आते हैं। तो एक यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। होती क्या है मैं आपको समझा देता हूं, देखो ध्यान समझिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बड़ा किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट एक्चुअली होती क्या है? स्पीड ऑफ लाइट होती है c, एंड c इज इक्वल टू 1/√* ऑफ म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट c। c की ये वैल्यू होती है इन वैक्यूम। ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये वैक्यूम के अंदर होती है, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आ रही है मेरी बात समझ में? तो 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट ये होता है। म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के अंदर स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, मतलब वैक्यूम की बात कर रहे हैं। या फिर क्या, जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा किसी भी मीडियम में क्या होता है, किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होती है म्यू इंटू एप्सिलॉन उस मीडियम का। जैसे मान लीजिए कि मैं बात करता हूं किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है? वो होती है मीडियम की परमिबिलिटी डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस की परमिबिलिटी। इसी प्रकार से अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी की बात करता हूं तो वो होती है उस मीडियम का परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी नाम है दो के अलग अलग, कुछ भी नहीं है ऐसा देखने में। तो भैया जो म्यू आता है, म्यू कितना होता है? म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय म्यू आर, एंड म्यू आर इज द रिलेटिव परमिबिलिटी। गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली यहाँ पे जो एप्सिलॉन आएगा, मतलब किसी मीडियम के अंदर क्या परमिटिविटी होती है? वो होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, मतलब एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और आर क्या है? परमिटिविटी रिलेटिव। गेटिंग माय पॉइंट? रिलेटिव परमिटिविटी। ये दोनों के दोनों ही मीडियम की प्रॉपर्टी है, चाहे म्यू आर हो गया हो चाहे एप्सिलॉन आर हो गया हो, और दोनों के दोनों ही डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है, क्योंकि म्यू आर और एप्सिलॉन दोनों ही रेशियो बताते हैं मीडियम की परमिबिलिटी अपॉन फ्री स्पेस की परमिबिलिटी, मीडियम की परमिटिविटी इनटू फ्री स्पेस की परमिटिविटी। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा यहां पे अगर मुझे किसी भी मीडियम की रफ्तार लिखनी होगी तो वो म्यू इंटू एप्सिलॉन होती है, और रफ्तार को मैं और क्या लिख सकता हूं? म्यू को क्या लिख सकता हूं? म्यू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अरे सही है ना बेटा? इसको सोल्व करूंगा तो यहां से क्या मिलेगा? 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट, फिर से अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। मैंने क्या बोला आपको? म्यू आर परमिबिलिटी रिलेटिव और एप्सिलॉन आर परमिटिविटी रिलेटिव, दोनों के दोनों ही डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और किस पे डिपेंड करते हैं? मीडियम पे डिपेंड करते हैं। एंड व्हाट इज 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट? बेटा दिस इज सी। तो व्हाट आई कैन राइट? दिस इज सी, और नीचे जो ये आइटम बचा ये रिलेटिव टर्म्स है, मतलब रिलेटिव परमिबिलिटी रिलेटिव परमिटिविटी है, मीडियम की प्रॉपर्टी है, डायमेंशन लेस है। इन दोनों का मल्टीप्लाई अंडर रूट करने के बाद जो बचता है इसको बोलते हैं एन, या फिर म्यू। एक्चुअली म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर का अंडर रूट, दिस इज व्हाट? दिस इज एन। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम।
बेटा बहुत डीप बात है, बहुत कम तुम्हें किताबों के अंदर ये चीज मिलेगी कि यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। दिस इज व्हाट म्यू आर इनटू एप्सिलॉन आर का अंडर रूट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मैंने आपको एकदम अंदर की बात बताई है इसकी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मीडियम के अंदर। अब मेरी बात समझ में, वेलोसिटी ऑफ मीडियम बेसिकली होती क्या है? मीडियम वन, जैसे मान लीजिए ये मीडियम वन है, मान लीजिए मीडियम टू है, तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम वन कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी साहब c डिवाइडेड बाय n। n कितना हो जाएगा साहब? c डिवाइड बाय n। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पर मान लीजिए n1 हो गई। इसी प्रकार से मीडियम टू के अंदर कितनी हो जाएगी साहब? c डिवाइडेड बाय n2। अरे समझ में आ रहा है ना भाई साहब? दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो व्हाट आई कैन राइट, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ मीडियम वन अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम टू इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1। क्या हो जाएगा? n2 डिवाइडेड बाय n1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते आए हैं कि मीडियम वन में लाइट की रफ्तार अपॉन मीडियम टू में लाइट की रफ्तार इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। या फिर कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज इक्वल टू इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। आई मेरी बात समझ में? उसको ऐसे भी लोग बाग लिखते हैं, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको कुछ लोग म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 हो जाएगा, इसका n2 हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है ना? अब एक और बात है यहां पर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा, वो कहलाएगा डेंसर मीडियम। If n2 is greater than n1, then we can say that कि medium 2 is denser and medium 1 is rarer। आई मेरी बात समझ में? मीडियम जिसकी डेंसिटी, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा, उसी को बोलते हैं हम लोग डेंसर मीडियम। जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम, उसी को बोलते हैं रेरर मीडियम। तो यहां पे रेरर से डेंसर में जा रहा है। कहा जा रहा है? रेरर से डेंसर में जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो भैया यहां से रेरर से डेंसर की तरफ ये जा रहा है और यहां पे हम लोग इसको निकाल सकते हैं m2 इज डेंसर, m1 इज रेरर मीडियम। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा इस पूरे को आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जल्दी से पहले नोट डाउन कर लीजिए। नहीं बेटा, इधर इधर एक और चीज देख लीजिए यहाँ पे जल्दी से ना। मैंने जो यहाँ पे लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ वन इन अपॉन वेलोसिटी ऑफ टू, मतलब वेलोसिटी ऑफ मीडियम वन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम टू इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब मैं एक और चीज जानता हूँ कि भैया जो वेलोसिटी होती है मीडियम वन की, वेलोसिटी बेसिकली होती क्या है? वेलोसिटी होती है साहब, वेलोसिटी होती है साहब लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। सही बात है। इसी प्रकार से मीडियम टू की हो जाएगी लैम्डा टू इंटू फ्रीक्वेंसी। तो बेटा v1 बाय v2 हो जाएगा लैम्डा वन डिवाइडेड बाय लैम्डा टू। दिस इज द रेशियो ऑफ लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। सर फ्रीक्वेंसी सेम क्यों ली? क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करती है, मैंने पहले ही बताया आपको। फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम सोर्स। लैम्डा एंड वेलोसिटी, स्पीड और लैम्डा वेवलेंथ वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, पर फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है। तो भैया सोर्स पे डिपेंड करेगी। तो यहां से यहां आने पे फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम बट स्पीड विल चेंज एंड लैम्डा विल चेंज। तो बेटा ये रिलेशंस है जो हम लोगों को याद रखने हैं, ये आगे काफी काम आते हैं। v1 बाय v2 बराबर n2 बाय n1 बराबर लैम्डा वन बाय लैम्डा टू। फिलहाल के लिए ओनली रिफ्रैक्शन के लिए सिर्फ यही रहेगा, ऑप्टिक्स में आगे वो चीजें काम आएंगी। आई मेरी बात समझ में? तो फटाफट से आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए, बचा हुआ इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, तो यहां पे आता है अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं। बेटा ध्यान से देखिए, इसमें भी दो लॉ होते हैं। पहला कौन सा? फर्स्ट लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। तो भैया स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि देखो ध्यान समझिएगा बात को, कि n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। ये स्नेल्स लॉ कहता है। सही क्या कह दिया इसने? हाँ बताता हूं, ध्यान समझना। अगर कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और इंसिडेंट एंगल अगर आई है और रिफ्लेक्टेड एंगल अगर आर है, रिफ्रैक्टेड एंगल अगर आर है, तो मैं कह सकता हूं कि ये फर्स्ट मीडियम इज n2, दूसरा मीडियम इज फर्स्ट मीडियम इज n1, दूसरा मीडियम इज n2। बेटा n2 हमेशा वो वाला मीडियम होगा जिसमें रे जाती है, n1 वो होगा जिससे रे आती है। तो जिसमें जाती है वो n2, जिससे आती है वो n1। n1 इंटू साइन आई बराबर n2 इंटू साइन आर। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे and normal all lie in same plane। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। सबके सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। वो पहले जैसी बात है कि भैया ऐसा नहीं होगा कि इधर रिफ्लेक्ट करी और निकल के बाहर आ गई ना। अगर यहां रिफ्लेक्ट वो इंसिडेंट हुई है तो रिफ्लेक्ट भी इसी मीडियम में करेगी भैया, इसी प्लेन में करेगी। इस प्लेन से निकल के बाहर की तरफ नहीं आएगी, ना ही अंदर चली जाएगी। अगर इस बोर्ड के प्लेन में है तो बोर्ड के प्लेन में ही रहेगी। गेटिंग माई पॉइंट? पक्का ना? तो भैया आगे देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास में दो लॉ हो गए। अब इसी से संबंधित हम लोगों को कुछ सवाल करने होते हैं, तो सवाल करते हैं। तो एक काम कीजिए, फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए और सवाल दे रहा हूं, सवाल को सोल्व कीजिए जल्दी से। बेटा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। तो जल्दी से बताइए, फाइंड एंगल आर, रिफ्रैक्टेड एंगल कितना होगा? जल्दी से। हाँ जी, तो कुछ नहीं करना बेटा, स्नेल्स लॉ लगाना है। यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे तो कितना आएगा? n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। n1 कितना हो जाएगा? 1। साइन आई कितना हो जाएगा? भाई साहब साइन आई दे रखा है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। n2 कितना हो जाएगा? √3 इंटू साइन आर, क्या लिख दूंगा मैं? साइन आर। गेटिंग माई पॉइंट? तो आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट आई विल गेट, मुझे यहां से क्या मिलेगा बेटा? यहां से मुझे मिल जाएगा 1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू, यहां से कितना आएगा? √3 इंटू, एक काम कीजिए आप, एक काम कीजिए यहाँ पे n1 को √3 ले लीजिए। आ तो जाएगी वैल्यू पर वो गंदी आएगी, तो n2 को यहाँ पे क्या ले लीजिए? 1 ले लीजिए। हाँ तो उससे भी जाएगी पर गंदी आएगी। तो बेटा n2 को जब मैं 1 लूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। अबे सही है ना? ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। बेटा सोल्व करने पे कितना आएगा? इसको सोल्व करने पे आएगा ये √3 ही रहेगा, और ये 1 हो जाएगा इंटू साइन आर कर दूंगा। तो भैया साइन आर सोल्व करने पे साइन आर की वैल्यू कितनी आएगी? √3/2। अबे समझ में आ रहा है ना? तो भैया यहां से जो आर की वैल्यू आएगी वो 60 डिग्री आएगी। आई मेरी बात में? कितनी आएगी? 60 डिग्री आएगी। स्नेल्स लॉ को लगाया, √3 से 1 गया है, तो इसका मतलब आर यहां पे बड़ा हो गया।
तो जो मैंने बनाया है वो एक्चुअल में ऐसे जाएगी, एक्चुअल में वो उसका पाथ ऐसे नहीं होगा, वो एक्चुअल में ऐसा बन जाएगा पाथ। तो मैं क्या कहूंगा कि जो रे थी, जो हमारे पास में रे थी, वो एक्चुअली क्या करी 30 डिग्री से, जब हम लोगों ने इसको पाथ को यहाँ पे क्या बोलते हैं, पाथ यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऐसा डेविएट कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा और 60 डिग्री पे एंगल आ जाएगा। तो मैं क्या कह दूंगा बेटा, यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पर जो रे थी, इंसिडेंट रे से जब रिफ्लेक्टेड रे बनी तो वो उसने क्या किया, वो नॉर्मल से दूर चली गई। या मैं ऐसा कह दूं कि ये डेंसर मीडियम था, रेयरर था, जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। when ray passes from denser medium to rarer medium, then it will bend away from the normal. अगर वो रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा इसको लिखना है आप लोगों को, मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो बात क्या हो जाएगी कि अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो दूर जाती है नॉर्मल से, रेयर से डेंसर में जाएगी तो पास आएगी नॉर्मल से। बेटा रटने का तरीका क्या है, डेंसर मतलब भारी, रटने का तरीका बता रहा हूं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। डेंसर मतलब भारी, रेयर मतलब हल्का, ऐसे मान ले, हल्के में उड़ जाएगी दूर, भारी में पास आ जाएगी। आई मेरी बात समझ में? अरे पक्का ना? तो भैया इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ भाई, तो अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूं, इस एग्जांपल में मैंने क्या करा, एक यहाँ पे रे ली जिसका 60 डिग्री एंगल था, √3 यहाँ पे n दे रखा है, यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है 1 और पूछा गया कि बताइए कितना यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे होगी, मतलब यहाँ पे सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, कितने एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। तो भैया फटाफट से इसको हम लोग सोल्व किया, स्नेल्स लॉ का यूज किया हम लोगों ने। यहाँ पे स्नेल्स लॉ क्या कहता है, n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। भाई साहब n वो होता है n1 जिससे आ रही है, n2 वो होता है जिसमें जा रही है। तो यहाँ n1 हो जाएगा √3, n साइन आई हो जाएगा कितना, सॉरी उल्टा ले लिया मैंने, 1 और इसको √3 ले लीजिए, सॉरी उल्टा ले लीजिए वरना फिर से वैल्यूज जो है बड़ी गंदी आएंगी। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या करा, 1 ले लो, साइन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन आई मतलब साइन 60, साइन 60 यहाँ पुट कर दीजिए, साइन 60 n2 कितना हो जाएगा √3 इंटू साइन आर। भाई साहब सोल्व करने पे कितना आएगा, ये आ जाएगा √3/2 बराबर √3 इंटू साइन आर। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो r की वैल्यू आएगी, साइन r की वैल्यू वो आएगी 1/2 और यहाँ से सोल्व करने पे जो r की वैल्यू आएगी वो आएगी 30 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट? 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। इंटरेस्टिंग बात क्या थी, विद्यार्थी ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ना, सॉरी ये जो इंसिडेंट रे है, अगर ये मीडियम दूसरा नहीं होता तो भैया ये जो इंसिडेंट रे है वो सीधी जाती, लेकिन ये मीडियम था, उसके कारण ये इतना डेविएट कर गई। तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो मैं लिख दूंगा यहां पे इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, डेल्टा। डेल्टा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा। भाई साहब ध्यान समझिएगा, अगर ये नहीं होता मीडियम दूसरा सीधी जाती, तो सीधी मतलब पूरा 60 डिग्री ही होता। तो मैं लिख सकता हूं 60 माइनस ये कितना हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज आर। तो बेटा डेल्टा कितना हो गया, 60 माइनस 30, डेल्टा हो गया 30 डिग्री, यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग एक बढ़िया सवाल करते हैं यहां पे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट से।
हाँ भैया, तो अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है, मैं आपको इसी के ऊपर एक और सवाल कराता हूँ डेविएशन के ऊपर। तो बेटा ध्यान दीजिए, डेविएशन के ऊपर अपन बहुत ही प्यारा सा सवाल करने वाले हैं, ध्यान समझिएगा इस सवाल को। ये हमने ऐसे लिया है, समझना ध्यान से, ऐसे हमने एक रे ली, इसका जो एंगल था वो हम मान लेते हैं कितना था, 60 डिग्री। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान सकते हैं, ये गोला है जो कि किसी मटेरियल से बना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, और ये है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मतलब ये एयर है। बेटा किसी किसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद भी रखने पड़ सकते हैं, एन एयर बराबर 1 होता है, ठीक है। 60 डिग्री ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो पूछा क्या गया है, पूछा यह है कि भैया नेट डेविएशन कितना होगा। इस सवाल में पूछा है फाइंड नेट डेविएशन। अरे यार, तो भैया ऐसे करके यहां से जाएगा रे, ऐसे टकराएगी इससे, आया समझ में, टकराएगा। और देखो 60 था तो इधर कितना हो जाएगा, सोल्व करते हैं पहले, यहां पे स्नेल्स रूल लगाइए, तो हो जाएगा 1 × sin 60 बराबर √3 × sin r। यहां पे sin r एंगल बनाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, sin r विल बी इक्वल टू, बेटा ये हो जाएगा sin r, ये √3 तो नीचे चल जाएगा, तो ये बन जाएगा sin 60 की वैल्यू √3/2 × 1/√3। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 1/2। तो r कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट। तो r की वैल्यू यहां से हम लोगों को मिलेगी 30 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट। बेटा आप सोचो कि यहां से, ध्यान से देखना, मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं। मान ले कि सेंटर है तो ये दूरी हो जाएगी r, तो भैया ये वाली जो दूरी होगी ये भी कहलाएगी कितनी, r। तो भैया अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्राइंगल बन जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, r 30 30, r 30 30, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है वही नॉर्मल कहलाएगी, और जो हमारा यहां से डेविएशन का एंगल आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा, देखो 30 था, दोबारा से स्नेल्स रूल लगाते हैं अपन लोग, तो कितना हो जाएगा, √3 × sin 30, क्योंकि अब की बार इंसिडेंट ये कहलाएगा। अब जिस एंगल पर निकलेगा उसको क्या लिख दूंगा मैं, 1 × sin e। तो भैया sin e की वैल्यू यहां से सोल्व करने पे कितनी आएगी, बेटा √30 होता है √3/2, तो ये बन जाएगा √3/2, तो e हो जाएगा 60 डिग्री। ओबे यार, अब बात करते हैं डेविएशन की। अब अगर यह सरफेस नहीं होती तो ये सीधा जा रहा होता, आई मेरी बात समझ में। बट ये सरफेस थी तो डेविएट कर गई और इतना आया Δ1। तो भैया Δ1 कितना आया, पूरा 60 - 30, तो Δ1 आया 30 डिग्री क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज। अब अगर मान ले कि यहां ये सरफेस नहीं होती तो ये सीधा जाता, ये जो रे है वो कहां जाती, सीधी जाती, बट फिर से इसने डेविएट कर गया और दिस इज Δ2। बेटा Δ2 कितना आएगा, सर ये पूरा का पूरा है हमारे पास में कितना, 60 डिग्री, एंड दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट टू दिस, तो दिस इज 30, तो 60 - 30 इज अगेन 30 डिग्री। तो Δ2 भी कितना हो गया, 30 डिग्री क्लॉकवाइज। भाई साहब नेट डेविएशन कितना आएगा, 60 डिग्री क्लॉकवाइज, या फिर मैं बोल सकता हूं और 360 - 60, तो विच इज 300 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अबे आ रही है बात समझ में। तो दिस इज द नेट डेविएशन इन दिस केस। तो आप फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और नई चीज इसमें पढ़ते हैं। तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए, डेविएशन निकालना बहुत आसान है। अगर सरफेस नहीं होती तो जहां जाता उससे कितना घूमा, दैट इज डेविएशन। सिंपल सी बात है, आई मेरी बात समझ में।
तो फटाफट से इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। हाँ भैया, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ। एपेरेंट डेप्थ, ठीक है। तो एपेरेंट डेप्थ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इसलिए ध्यान समझिएगा बेटा क्या होता है समझना। जैसे याद है कई बार हम स्विमिंग पूल वगैरह में देखते हैं, तो उसमें जब हम स्विमिंग पूल में क्या होता है ना, बच्चे लोग जब ऊपर से देखते तो तुम्हारे जैसे बच्चे लोग देखते हैं कि भैया स्विमिंग पूल ही तो बहुत ही कम गहरा है, इसमें फटाफट से कूद जाते हैं और हम लोग आराम से चल के भी निकल जाएंगे। तैरना तो बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात है, मतलब चल के भी हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। तो पानी में कूद जाते हैं, कूदने का पता लगता है उनको, कूदने के बाद उनको पता लगता है कि भैया इसमें तो गहराई कुछ ज़्यादा ही थी, हम लोगों को बाहर से कम दिखाई दे रही थी, है ना। तो ऐसा कई बार हम लोगों को लगता है, जब कांच के गिलास में पानी रखा होता है या कुछ भी रखा होता है, तो जब हम लोग क्या उसको बाहर से देखते हैं तो हमें कांच के गिलास पूरा पूरा दिखाई दे रहा होता है, लेकिन जब ऊपर से देखते हैं उसको तो उसकी हाइट जो है, डेप्थ जो है वो कम दिखाई दे रही होती है। तो ऐसे कई सारे केस आते हैं। जैसे मच्छी होती है, जैसे पानी के अंदर हम लोगों ने मच्छी देखी, मच्छी बोले तो फिश देखी हम लोगों ने ना, जब उसको देखते हैं हम लोग ऐसा लगता है कि बिल्कुल पास में ही है, हाथ डाल के पकड़ने की कोशिश करते हैं, पता पड़ा बहुत नीचे थी वो। तो आई मेरी बात समझ में। तो ये सब क्या है, एपेरेंट डेप्थ है। एक्चुअल में क्या दिखाई दे रहा होता है, एक्चुअल में क्या होता है और क्या दिखाई दे रहा होता है, इसमें फर्क होता है। तो उसी को फर्क को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ किस प्रकार से एपेरेंट डेप्थ हम लोग समझते हैं। देखिए बेटा, ये सरफेस थी, ये कोई भी यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, मीडियम लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अरे गेटिंग माय पॉइंट। तो भैया मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो d है। इस ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है, d है। तो इस ऑब्जेक्ट की दूरी अगर d है तो मेरी बात ध्यान समझिएगा, एक्चुअली हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ऐसे रे लेता हूं, इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे ऐसे गिरेगी, तो भैया रेयर से सॉरी डेंसर से रेयर में गई तो और दूर चली जाएगी। सिमिलरली अगर मैं ऐसे लूंगा यहाँ पे तो यहां भी और दूर चली जाएगी रे। गेटिंग माय पॉइंट, डेंसर से रेयर में जाने पर। अब प्रूफ नहीं कराऊंगा मैं आपको सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लिखाऊंगा जो काम का है हमारे लिए, ये फालतू प्रूफ में नहीं पढ़ना इसके। तो बेटा ऐसा लगेगा कि समथिंग कहीं यहीं से आ रही थी, समथिंग कहीं यहीं से आ रही थी। दिस इज द डेप्थ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये जो पिंक वाला है, जहां से हम लोगों को लगेगा कि यहां से मिलन करके आ रही थी, उसी को हम लोग बोलेंगे डी डैश। जहां से हम लोग मानेंगे ये क्या हो जाएगी, इमेज, जो कि एक वर्चुअल इमेज है। आई मेरी बात समझ में, रे ऐसे निकल जाएंगी, ऐसा लगेगा कि यहां से आ रही थी, तो इमेज बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं डी डैश बाई डी इज इक्वल टू n2 बाई n1। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। डी डैश बाई डी इज इक्वल टू n2 बाई n1। बेटा डी डैश क्या है, रियल अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ। बेटा डी क्या है, रियल डेप्थ। तो n2 बाई n1 मैंने लिखा है यहाँ पे, सॉरी n2 बाई n1 को किसके बराबर लिखा है, d डैश बाई d के बराबर। d डैश इज द अपेरेंट डेप्थ विच इज d डैश। रियल डेप्थ हमें दे रखी है d। बट अगर इस सवाल के अंदर मैं आपको बोलूं कि जो रियल डेप्थ है वो है 30 सेंटीमीटर, तो बताइए d डैश कितना आएगा। अबे कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला लगाना है भैया, d डैश बाई d बराबर n2 बाई n1। भाई साहब d डैश किसके बराबर आएगा, d डैश के, d किसके बराबर आएगा, d मतलब टोटल लेंथ जो कितनी थी, डेप्थ 30 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू n2, n2 जिसमें रे जा रही है, n1 जिससे रे आ रही है। इसका ध्यान रखना है, किससे जा रही है, इससे निकल के इसमें जा रही है। तो भैया n2 हो जाएगा 1, n1 हो जाएगा 1.5। आई मेरी बात समझ में। तो भैया उड़ा दीजिए, 1.5 से इसको काट डालिए, ये कितनी बार में कटेगा, ये 20 टाइम्स में कटेगा। तो d डैश हो जाएगी
20 सेंटीमीटर। आई मेरी बात समझ में? कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। भाई साहब N2 वो है जिसमें जा रही है, N1 वो है जिससे आ रही है। तो जा रही है 1 में, आ रही है किससे? 1.5 से। इसको यूज करना आपको आना चाहिए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। N2 वो है जिसमें जा रही है, N1 वो है जिससे आ रही है। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा यहां तक हम लोग इसको एपरेंट डेप्थ का ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया है। तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम एक दो सवाल इसमें और करते हैं। हाँ जी, तो बेटा मेरी बात ध्यान समझिएगा। अब मैं इसमें आपको और भी बड़े बड़े सवाल कराता हूँ। इसको दो पार्ट में काट लेते हैं अपन। यहाँ पे ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस था, यहाँ पे हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। भाई साहब रे डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, तो सिर्फ सीधा सवाल कर। ऑब्जेक्ट रखा था 20 सेंटीमीटर पे, ये था n बराबर 2, ये था n बराबर 1। ठीक है, तो पूछा गया है कि बताइए रे, देखो रे इधर जाएगी, इसमें जाएगी तो बाहर निकल जाएगी। रे डायग्राम बनाया नहीं, बस मैंने आइडिया दिया है कि एक्चुअली किससे आ रही है, इससे। किसमें जा रही है? उसमें। तो N2 क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा 1, N1 हो जाएगा यहाँ पे 2। जिससे आ रही है वो N1, जिसमें जा रही है वो N2। तो भाई साहब D डैश बाई D इक्वल्स टू N2 बाई N1। तो भाई साहब D डैश कितना हो जाएगा? D डैश D कितना हो जाएगा भाई साहब? 20। N2 बाई N1, N2 कितना हो जाएगा? 2, N1 हो जाएगा 1। तो भाई साहब D डैश हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां से हम लोग D डैश की वैल्यू लिख देंगे 40 सेंटीमीटर। बेटा ऐसे कई सारे सवाल हम और भी कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि मैं ये सवाल आपको दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ये जो दे रखा है अपने को, ये है 2, और ये हमको दे रखा है कितना? 1.5। गेटिंग माय पॉइंट? पूछा गया है बताइए इमेज कहाँ फॉर्म करेगी। तो वही है कि रे ऐसे निकलेंगी, इससे ऐसे निकलेगी, उसके बाद हल्की सी ये ऐसे बाहर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है। तो फटाफट से आप सोल्व कीजिए इस केस के लिए। बेटा इसको आप सोल्व कीजिए, मैं आपको एक और सवाल दूंगा, पहले आप इसको सोल्व कीजिए जल्दी से। मैं यहाँ पे आपको एक और सवाल दे रहा हूं। चुक 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 चुक। मान लीजिए अब की बार हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस ले लिया। तो अगर ये सरफेस नहीं होती तो यहां वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर्म होता, जो कि 40 सेंटीमीटर पे होता, और जो रेस थी ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1.5, 40 सेंटीमीटर। बेटा मान लीजिए मैंने एक केस लिया यहाँ पे 180 सेंटीमीटर पे रियल ऑब्जेक्ट रखा था। इसमें इसको माना हम लोगों ने कितना? 4/3, इसको माना 1। तो बेटा हर केस के लिए बताइए एपरेंट डेप्थ या एपरेंट हाइट कितनी होगी इमेज की, जल्दी से फटाफट से। हाँ जी, तो इसको देखिए बेटा ध्यान से। जिसमें जा रही है वो N2, जिससे आ रही है वो N1। सही बात है। एपरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी? देखो ध्यान से यहाँ पे समझना। D डैश बाई D कितना है? 40 इक्वल्स टू N2 बाई N1। N2 कितना है? जिसमें जा रही है, तो 1.5। N1 कितना है? जिससे आ रही है, तो 2। बेटा सोल्व करने पे कितना हो जाएगा? यहाँ से D डैश की जो वैल्यू आएगी, 2 से ये 40 कट जाएगा, 20 बचेगा। 20 इंटू 20 मल्टीप्लाई बाय 1.5,
तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा यहाँ पे करने पे ये हो जाएगा बेटा 30 सेंटीमीटर। अबे सही है ना। 1.5 3/2 भी लिख सकते हो, 3/4 हो जाएगा। 3/2 इंटू 2 4, 3/4, 4 से 40 उड़ा दीजिए 10 बचेगा, 3 इंटू 10 30 सेंटीमीटर लिख सकते हो ऐसा। सिमिलरली अगर मैं आगे बढ़ूं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे कितना हो रहा है बेटा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हो रहा है, देखो यहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता, अब यहाँ पे N2 क्या है जिसमें जा रही है, दैट इज 1.5। N1 क्या है जिससे आ रही है, दैट इज 2। भाई साहब D डैश बाय डी, डी कितना है 40 इक्वस टू N2, N2 इज 1.5 डिवाइडेड बाय N1, N1 इज 2। सोल्व करने पर इसकी वैल्यू भी 30 सेंटीमीटर ही आएगी। इसका मतलब जो रेज है वो ऐसे पास में आ जाएगी और यहाँ पे मीट कर जाएंगी। तो जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी क्योंकि असली में रेज मिल रही है। और यहाँ पर क्या होगा, देखो भाई साहब N2 से N1 में आई, डेंसर से रेयर में आई तो नॉर्मल से दूर जाएंगी, दूर जाएंगी तो कुछ ऐसे आएंगी और जल्दी मीट कर जाएंगे तो जल्दी हाइट थोड़ी ऊपर हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, अदरवाइज 40 होती। अबे सही है ना, पक्का ना भाई साहब। इसी प्रकार से इसको भी सोल्व करते हैं। चलो यहां से रे निकली, यहां से रे निकली, ओ भैया रेयर से डेंसर में गई तो पास में जाएगी। आई मेरी बात समझ में, पास में और पास में हो गई तो मिलने में टाइम लगाएगी, चलो दूर जाके मिलेगी। चलो देखते हैं N2, बेटा N2 कितना हो जाएगा इस केस में, जिसमें गई दैट इज 4/3, N1 जिससे आई दैट इज 1। भाई साहब D डैश कितना हो जाएगा, D डैश बाय डी, डी कितना है 180 बराबर N2 विच इज 4/3, N1 तो 1 ही है, तो जो कट सकता है उसको काट डालिए। 3 इंटू 680 180 60 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा यहाँ से D डैश, 4 इंटू 60 हो जाएगा बेटा, 4 इंटू 60 हो जाएगा 240। गेटिंग माई पॉइंट। तो D डैश हो जाएगा 240, मतलब और दूर जाके मिलेगी। अब सही है ना, तो और दूर यहाँ पे अपरेंट डेप्थ आएगी, और ज्यादा गहरी दिखाई देगी। तो दिस इज द अपरेंट डेप्थ। यहाँ पे मैंने आपको 4 सवाल करा दिए अपरेंट डेप्थ के, सब में आपको एक ही चीज यूज करनी है, D डैश बाई डी बराबर N2 बाई N1, D डैश बाई डी बराबर N2 बाई N1, D डैश बाई डी बराबर N2 बाई N1। खत्म, फालतू दिमाग लगाना इधर उधर का। N2 वो है जिसमें जा रही है, N1 वो है जिससे आ रही है। इवन हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस भी यहाँ पे कर लिया है। तो बेटा इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं ताकि तुम लोग लिखने में कंफ्यूज ना हो, तुम्हारा लिखने में ध्यान लगा रहे। तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ भाई, तो चलो आज के लेक्चर का अपन एक आखिरी सवाल वो कर लेते हैं। सिंपल सवाल है, आप देखिए फटाफट से। जैसे मान लीजिए कि ये वाटर है, इस वाटर में एक फिश बैठी हुई है, वाह, फिश ऐसे बैठी हुई है, बहुत ही सुंदर फिश थी। फिश जो है वो वाटर लेवल से, मतलब वाटर और एयर के जो लेवल है वहां से 36 मीटर नीचे है, 36 मीटर नीचे। बेटा सिमिलरली यहां से ऊपर की तरफ 24 मीटर की हाइट पर एक यहां पर बर्ड है, जो कि कहां पर है, 24 मीटर की हाइट पर बैठी हुई है बर्ड। ये फिश है, 36 मीटर पे डेप्थ में है, ये 24 मीटर की हाइट पर है। यहां पर मैंने n की वैल्यू 1 ले रखी है, यहां पे मैंने n की वैल्यू 4/3 ले रखी है। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा पूछा गया है सवाल में 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है कि फाइंड, फर्स्ट पार्ट apparent depth of fish as seen by bird। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट यह है apparent
apparent height of bird as seen by fish। फिश के द्वारा देखने पर बर्ड की हाइट कितनी होगी, बर्ड के द्वारा देखने पर फिश की डेप्थ कितनी होगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा फटाफट से आप इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, फिर अपन इस लेक्चर को खत्म करेंगे जल्दी से। हाँ जी, तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट में ट्राई कीजिए। अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड। सोचो फिश को देखा किसने, बर्ड ने, तो क्या हुआ, फिश से रे निकली, फिश से क्या निकली, रे निकली। बेटा जो रे निकलेगी ना, ये कहां से कहां जा रही है, ये डेंसर से रेरर में जा रही है, तो ये थोड़ी दूर चली जाएगी। सही बात है। तो फर्स्ट वाले केस के लिए N2 कितना होगा, जिसमें जा रही है, दैट इज 1। N1 कितना होगा, जिससे आ रही है, दैट इज 4/3। अरे समझ में आ रहा है ना। तो भैया मैं क्या कहूंगा, यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा, d'/d इक्वल्स टू N2/N1। d' कितना हो जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये हाइट कितनी है 36 इक्वल्स टू N2 कितना हो जाएगा 1, N1 कितना हो जाएगा 4/3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। सोल्व करने पे यहां से d' की वैल्यू आएगी 27 मीटर। कितना मीटर आएगी, 27 मीटर। ओहो, तो ये 27 इज नॉट द आंसर। फर्स्ट का जो आंसर होगा ना भैया, फर्स्ट का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 27 प्लस 24। अभी जो रियल में हाइट थी वो भी तो डेप्थ की तरह दिखाई देगी यार। टोटल कितनी डेप्थ तक देखेगा वो, हाई मतलब टोटल यहां से कितनी दूरी पे दिखाई देगा। चलो इसने सिर्फ अपेरेंट डेप्थ की बात की 27 ही कर दो, लेकिन मान लो सवाल ऐसे पूछ ले, हालांकि मैंने यहाँ पे सिर्फ अपेरेंट डेप्थ की बात करी है तो इसलिए मैं 27 लिखूंगा, पर सवाल अगर आपसे ऐसे पूछ ले, फाइंड द टोटल डिस्टेंस अपीयर टू द बर्ड फ्रॉम फिश। फिश को सॉरी बर्ड को फिश से अपनी टोटल डिस्टेंस कितनी अपीयर होती है, तो उस केस में मैं इसको 27 प्लस 24 करके 51 करूंगा। गेटिंग माई पॉइंट। यहां पे सिर्फ अपेरेंट डेप्थ की बात करी इसलिए मैं 27 ही रहने दूंगा। अगला सुनो बेटा, सेकंड पार्ट के अंदर मैं बात करूं तो अगेन d'/d। बेटा सेकंड पार्ट में बर्ड से रे निकल के फिश की आंखों में जा रही है, तो अगर यहां से रे निकलेगी और इसकी आंखों में जाएगी तो भाई साहब इस केस में जो N2 कहलाएगा वो हो जाएगा 4/3, N1 हो जाएगा, N1 कितना हो जाएगा 1। तो d'/d इज इक्वल टू N2/N1। भाई साहब सोल्व करो, d' को तो d रहने दो, d कितना है 24, N2 कितना है 4/3 इंटू 1। बेटा सोल्व करने पे कितना आएगा, 3 से उड़ा दीजिए 8 से, d' आएगा 8 इंटू 4 32 मीटर। अरे आया ना। तो सिंपल सा सवाल है, इसको हाइट कितनी दिखाई दी 32 मीटर यहां से वाटर लेवल से। ऐसा सवाल पूछा जाए कि फाइंड द हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय द फिश, तो कितनी हो जाएगी 32 प्लस 36, तो उसका आंसर हो जाएगा 68 मीटर। फाइंड डेप्थ ऑफ द फिश एज सीन बाय द बर्ड, तो कितनी हो जाएगी 27 प्लस 24 दैट इज 51। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये सवाल था, इस लेक्चर को अपन ये समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर नई चीजों के साथ में। नए लेक्चर में स्लैब पढ़ेंगे और TIR पढ़ेंगे, तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कीजिए। ऑप्टिक्स अपनी एक अच्छी रफ्तार पकड़ चुका है और अपने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को लेकर आ रहा है। तो बेटा सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एग्जाम में सवाल आ जाते हैं, इसीलिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट ध्यान समझना है। जरा भी डाउट हो बिंदास आके पूछना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती रहनी है। तो इसको पूरे को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।